नमस्कार। आपने मुझे इस समिट के माध्यम से देश और दुनिया के सम्मानित अतिथियों से, आपके दर्शकों से जुड़ने का अवसर दिया है। मैं नेटवर्क 18 का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि आपने इस वर्ष की समिट को भारत के युवाओं की एस्पिरेशन से जोड़ा है। इस साल के शुरुआत में विवेकानंद जयंती के दिन यहीं भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ था। तब मैंने युवाओं की आंखों में देखा था सपनों की चमक, संकल्प का सामर्थ्य और भारत को विकसित बनाने का जुनून। ट्वेंटी 47 तक हम भारत को जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, जिस रोडमैप को लेकर हम चल रहे हैं, उसके कदम कदम पर अगर मंथन होगा तो निश्चित ही अमृत निकलेगा। और यही अमृतकाल की पीढ़ी को ऊर्जा देगा, दिशा देगा और भारत को गति देगा। मैं आपको इस समिट की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज दुनिया की नजर भी भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। बहुत कम समय में अनेक प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस आए, लेकिन भारत रुका नहीं। भारत ने डबल स्पीड से दौड़ लगाई और एक दशक में अपनी इकोनॉमी के साइज को डबल करके दिखाया है। जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत की दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है। ग्रोथ की इस अभूतपूर्व स्पीड को कौन ड्राइव कर रहा है? इसे ड्राइव कर रहे हैं भारत के युवा, उनके एम्बिशंस और उनके एस्पिरेशंस। युवा भारत की इन्हीं एम्बिशंस और एस्पिरेशंस को एड्रेस करना आज देश की प्राथमिकता भी है। साथियों, आज 8 अप्रैल है। कल परसों ही
साल 2025 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 100 डेज 2025 का पहला पड़ाव। इन 100 दिनों में जो निर्णय हुए हैं उनमें भी आपको युवा एस्पिरेशंस की ही झलक दिखेगी। साथियों, इन 100 दिनों में हमने सिर्फ फैसले नहीं लिए, हमने भविष्य की मजबूत नींव रखी है। हमने पॉलिसीज से पॉसिबिलिटीज की राह खोली है। 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स, थैंक यू। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे यंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है। मेडिकल की 10,000 नई सीटें, आईआईटी में 6,500 नई सीटें, यानी एजुकेशन का एक्सपांशन, इनोवेशन का एक्सेलरेशन। 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स, यानी अब देश के हर कोने में इनोवेशन का दीप जलेगा और एक दीप से जले दीप अनेक। एआई और स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस, यूथ को मिलेगा फ्यूचर रेडी बनने का मौका। 10,000 नई पीएम रिसर्च फेलोशिप। अब आइडिया से इम्पैक्ट तक का सफर और आसान होने वाला है। जैसे स्पेस सेक्टर खोला गया, वैसे ही अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी ओपन किया गया। इनोवेशन को अब सीमाएं नहीं, समर्थन मिलेगा। गीग इकोनॉमी से जुड़े युवाओं को पहली बार सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया जाएगा। जो पहले दूसरों के लिए इनविजिबल थे, अब वे नीतियों के केंद्र में हैं। और एससी, एसटी तथा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 करोड़ के टर्म लोन। इंक्लूसिविटी इज नॉट जस्ट अ प्रॉमिस, इट्स अ पॉलिसी। इन सभी निर्णयों का सीधा लाभ भारत के नौजवानों को मिलने वाला है, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। साथियों, इन 100 दिनों में भारत ने जो किया है वो दिखाता है कि भारत रुकने वाला नहीं है। भारत झुकने वाला भी नहीं है। भारत अब थमने वाला भी नहीं है। इन 100 दिनों में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल की। भारत ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करके दिखाया। भारत ने 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। भारत ने 1,000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत हुई और इन्हीं 100 दिनों में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग गठित करने का निर्णय हुआ।
किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी का फैसला हुआ, यानी अन्नदाता की चिंता सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में 3 लाख से ज्यादा परिवारों ने एक साथ नए घरों में गृह प्रवेश किया। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे गए। और इतना ही नहीं, इन्हीं 100 दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची टनलों में से एक सोनमर्ग टनल राष्ट्र को समर्पित की गई। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाक्षित भारतीय नौसेना की ताकत में नए नगीने जुड़ गए। सेना के लिए मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदी को हरी झंडी मिली और वक्फ कानून में संशोधन का बिल पास हुआ, यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। ये 100 दिन 100 फैसलों से भी बढ़कर है। ये 100 संकल्पों की सिद्धि के दिन है। साथियों, परफॉर्मेंस का यही मंत्र राइजिंग भारत के पीछे की असली एनर्जी है। आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैं रामेश्वरम में था। वहां मुझे ऐतिहासिक पंबन ब्रिज के लोकार्पण का अवसर मिला। करीब 125 साल पहले अंग्रेजों ने वहां एक पुल बनवाया था। उस पुल ने इतिहास देखा, उसने आंधियां सही। एक बार सुनामी ने, साइक्लोन ने उस पुल को बहुत नुकसान पहुंचाया। सालों तक देश इंतजार करता रहा, लोग मांग करते रहे, लेकिन पहले की सरकारों की नींद नहीं टूटी। जब हमारी सरकार आई तो नए पंबन ब्रिज के लिए काम शुरू हुआ और अब देश को अपना पहला वर्टिकल रिफ्ट रेल सी ब्रिज मिल गया है। साथियों, परियोजनाओं को लटकाते रहने से देश नहीं चलता। देश चलता है परफॉर्म करने से, तेजी से काम करने से। डिले इज द एनिमी ऑफ डेवलपमेंट। और हमने इस दुश्मन को हराने की ठान ली है। मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा। जैसे असम का बोगीबिल ब्रिज, हमारे पूर्व पीएम देवगौड़ा जी ने 1997 में इसकी आधारशिला रखी। वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने काम शुरू करवाया। वाजपेयी जी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई तो ब्रिज का काम भी लटक गया। अरुणाचल और असम के लोगों, लाखों लोग परेशान होते रहे, लेकिन तब की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया और ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ और सिर्फ 4 साल में 2018 में ब्रिज का काम पूरा हो गया। ऐसे ही केरला में कोल्लम बाईपास रोड प्रोजेक्ट का भी उदाहरण है। ये 1972 से अटका था। सोचिए, 50 साल।
एलडीएफ हो या यूडीएफ, किसी सरकार ने 50 साल तक इस पर कोई काम नहीं कराया। हमने सरकार बनने के 5 साल के अंदर इसका काम पूरा कर दिया। साथियों, नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी 1997 से चर्चा शुरू हुई थी। 2007 में इसे मंजूरी मिली, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा किया। वो दिन दूर नहीं जब नवी मुंबई एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएगी। साथियों, ये जो मैं गिना रहा हूं ना, उसमें संसद भवन भी आएगा, ये भारत मंडपम भी आएगा। साथियों, आज 8 अप्रैल का एक और वजह से बहुत महत्व है। आज ही मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। यहां जो युवा साथी बैठे हैं, उन्होंने तो अपने माता पिता से जरूर कहानियां सुनी होगी कि पहले बिना गारंटी के बैंक खाता तक नहीं खुलता था। खाता खोलने के लिए बैंक गारंटी चाहिए, किसी और एक की साथी की मदद चाहिए। बैंक लोन ये सामान्य परिवार के लिए तो सपना हुआ करता था। गरीब परिवार, एससी, एसटी, ओबीसी, भूमिहीन मजदूर, महिलाएं, जो सिर्फ मेहनत कर सकते थे, लेकिन जिनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था, क्या उनके सपनों की कोई कीमत नहीं थी? क्या उनकी एस्पिरेशंस कम थी? क्या उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं था? हमारी मुद्रा योजना ने उनकी एस्पिरेशन को एड्रेस किया, यूथ को एक नया रास्ता दिया। पिछले 10 साल में मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ लोन बिना गारंटी दिए गए। 52 करोड़। और मुद्रा स्कीम की स्केल ही नहीं, स्पीड भी अद्भुत है। जब तक ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन होती है, तब तक 100 मुद्रा लोन क्लियर हो जाते हैं। जब तक आप ब्रश करके फ्री होते हैं, तब तक 200 मुद्रा लोन अप्रूव होते हैं। जब तक आप किसी रेडियो चैनल पर अपना पसंदीदा गाना सुनकर खत्म करते हैं, तब तक 400 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। आजकल इंस्टेंट डिलीवरी ऐप, इसका बड़ा चलन है। आपके ऑर्डर के बाद जितनी देर में डिलीवरी होती है, उतनी देर में 1000 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। जब तक आप किसी ओटीटी पर एक एपिसोड खत्म करते हैं, तब तक 5000 मुद्रा बिजनेस का आधार बन जाता है। साथियों, मुद्रा योजना ने गारंटी नहीं मांगी, उसने भरोसा किया। और आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा, मुद्रा योजना की वजह से 11 करोड़ लोगों को पहली बार
अपना कोई काम करने के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन मिला है। ये 11 करोड़ लोग अब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बने हैं। यानी 10 साल में 11 करोड़ नए सपनों को उड़ान मिली है। और आप जानते हैं कि मुद्रा से कितना पैसा गांवों और छोटे शहरों में पहुंचा है। करीब 33 लाख करोड़ रुपीस, 33 लाख करोड़ रुपए, इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट माइक्रो फाइनेंस, दिस इज ए मेगा ट्रांसफॉर्मेशन एट द ग्रास रूट्स। साथियों, ऐसा ही उदाहरण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का है। पहले की सरकारों ने देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित करके उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। इनमें से अनेक जिले नॉर्थ ईस्ट में थे, ट्राइबल बेल्ट में थे। करना तो ये चाहिए था कि इन जिलों में सरकार अपना बेस्ट टैलेंट भेजती, लेकिन होता ये था कि इन जिलों में अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए भेजा जाता था। यही तो पुरानी सोच थी, पिछड़े को पिछड़ा ही रहने दो। हमने ये अप्रोच बदली और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। हमने इन जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया, अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स को मिशन मोड पर इन जिलों में लागू किया। अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर इन जिलों की ग्रोथ को मॉनिटर किया गया। आज वही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कई राज्यों की एवरेज से बेहतर और कई तो नेशनल एवरेज से आगे निकल चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ वहीं के युवाओं को मिला है। अब वहां के नौजवान कहते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया के कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, रेप्यूटेड जर्नल्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सराहना करते हैं। इसी सफलता से प्रेरणा लेकर अब हम 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पर काम कर रहे हैं। जब ग्रोथ को एस्पिरेशंस ड्राइव करती हैं, तो वो समावेशी भी होती हैं और सस्टेनेबल भी होती है। साथियों, किसी भी देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है देश में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की भावना। गुरुदेव टैगोर की कल्पना थी, चित्त चेता भय शून्य, उच्च जेथा शीर, वेर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। लेकिन दशकों तक भारत में डर का, भय का, आतंक का माहौल बढ़ता ही गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को ही हुआ। हिंसा, अलगाव, आतंकी आग में सबसे ज्यादा देश का युवा ही झुलसा है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक युवाओं की अनेक पीढ़ियां बम, बंदूक और पत्थरबाजी में खप गई। लेकिन दशकों तक देश पर शासन करने वाले इस आग को बुझाने का साहस नहीं दिखा पाए। हमारी सरकार की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और संवेदनशीलता के चलते आज वहां हालत बदले हैं।
आज जम्मू कश्मीर का नौजवान विकास से जुड़ हो चुका है। साथियों, आप नक्सलवाद को भी देखिए। देश के 125 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में, हिंसा की चपेट में थे। 125 डिस्ट्रिक्ट। जहां से नक्सलवाद शुरू होता था, वहां सरकार की बाउंड्री खत्म हो जाती थी। बड़ी संख्या में नौजवान नक्सलवाद से पीड़ित थे। हमने ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए। बीते 10 वर्षों में 8,000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 20 से कम रह गई है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी दशकों से अलगाव का, हिंसा का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा था। हमारी सरकार ने बीते 10 सालों में 10 बड़े शांति समझौते किए। इस दौरान 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियारों को छोड़ा और विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए। सफलता सिर्फ ये नहीं है कि हजारों युवाओं ने हथियार छोड़े। सफलता ये भी है कि इसने हजारों नौजवानों का वर्तमान और भविष्य बचाया है। साथियों, हमारे यहां दशकों तक एक प्रवृत्ति चली। राष्ट्रीय चुनौतियों को पहचानने के बजाय उन्हें राजनीतिक कालीन के नीचे छिपा दिया गया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम ऐसे मुद्दों से आंख न चुराएं। 21वीं सदी की पीढ़ियों को हम 20वीं सदी की राजनीतिक भूलों का बोझ नहीं दे सकते हैं। भारत की ग्रोथ में तुष्टीकरण की राजनीति एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अभी संसद में वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन हुआ है। इस पर आपके नेटवर्क ने भी काफी चर्चा की है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खात्मा नहीं दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला
शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया, उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। साथियों, तुष्टीकरण यानी पॉलिटिक्स ऑफ एबिजमेंट भारत की सोशल जस्टिस की मूल अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया, और इसके दुष्परिणाम क्या हुए? कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों की जमीन पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था, वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे, सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। साथियों, आज दुनिया तेजी से टेक्नोलॉजी और एआई की ओर बढ़ रही है, और इसलिए अब ये जानना जरूरी है कि हम हमारी सॉफ्टवेयर साइट पर आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, क्रिएटिविटी, क्योंकि हम रोबोट तैयार करना नहीं चाहते, हम मनुष्य तैयार करना चाहते हैं। यानी जो कुछ भी हमें मशीनों के सहारे चलता है, उन पर मानवता के लिए, संवेदनशीलता के लिए ज्यादा काम करें।
एंटरटेनमेंट आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। ऐसे ही समय में हमने आर्ट और कल्चर को एनकरेज करने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए वेव्स, और अभी राहुल जब भाषण कर रहे थे शायद 10 बार वेव्स आए हैं, 10 बार वेव शब्द था, लेकिन वो वेव 14 में ही शुरू हुआ ऐसा नहीं, हर 10 साल में नए रंग रूप के साथ आता है। और आज जो मैं इस वेव्स की बात कर रहा हूं, यानी वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इस वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगले महीने मुंबई में इसका बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और ये लगातार होते रहने वाला है। एक लंबी व्यवस्था खड़ी हो रही है। आप सभी जानते हैं हमारे यहां मूवीज, पॉडकास्ट, गेमिंग, म्यूजिक, एआर और वीआर की बहुत वाइब्रेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री है। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी देगा। मैं नेटवर्क 18 के साथियों से भी कहूंगा कि वो वेव्स के प्लेटफॉर्म को पॉपुलराइज करने के लिए आगे आए। यहां बड़ी संख्या में क्रिएटिव डोमेन्स में काम करने वाले युवा साथी हैं। कुछ लोगों से मेरे मिलने का मौका भी मिला। मैं उन्हें भी कहूंगा वो इस मूवमेंट को, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। वेव्स की लहर हर घर, हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग ये करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, नेटवर्क 18 ने इस समिट के माध्यम से देश के युवाओं की क्रिएटिविटी, उनकी सोच, उनकी संकल्प शक्ति को जिस तरह सामने रखा है वह सराहनीय है। आपने युवाओं को एंगेज किया, उन्हें देश की समस्याओं पर सोचने, सुझाव देने और समाधान खोजने का मंच दिया और सबसे बड़ी बात, उन्हें सिर्फ श्रोता नहीं, परिवर्तन का भागीदार बनाया। अब मैं देश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आग्रह करता हूं कि समिट के एंगेजमेंट को आगे ले जाएं। जो इनसाइट निकले हैं, जो सुझाव आए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट करें, स्टडी करें और पॉलिसी तक पहुंचाएं। तभी ये समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक प्रभाव बन पाएगी। आपका उत्साह, आपकी सोच, आपकी भागीदारी ही भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प की ऊर्जा है। मैं एक बार फिर इस आयोजन से जुड़े सभी साथियों को और विशेषकर हमारे युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Huge round of applause for the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. What an inspiring speech. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली के भारत मंडपम से, जहां पर नेटवर्क 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही, उस पर आपको विस्तार से बताते, क्योंकि उन्होंने देश की आर्थिक तरक्की से लेकर सामाजिक मसलों